आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, ये है अपना पार्ट 5 ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ओके, लास्ट पार्ट में हमने स्टडी करा था सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में और हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था। अब हम देखेंगे कि हार्ट के अंदर कंडक्शन, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वगैरह जो होता है वो कैसे होता है। फिर हम स्टडी करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का पैटर्न है वो पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट से, तो बहुत ही ईजी है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। समझते हैं सबसे पहले हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। ठीक है, या आप कह लो कि हार्ट जो होता है अपना वो बना होता है किसका, कार्डियक मसल्स का। सिंपल, कुछ भी इसमें समझने वाला नहीं है। ठीक है, ये जो अपना पोर्शन था, वेंट्रिकल वॉल्स जो होती हैं थिकर होती हैं, देन आर्टरी, हमने आपको समझा दिया है। ओके, एक स्पेशलाइज मस्कुलेचर जिसको हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट के अंदर। अब स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, मस्कुलेचर का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मसल्स। किसी ऑर्गन पे मसल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, ठीक है, किस पैटर्न में अरेंज्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलेचर कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स जो होती हैं हार्ट के ऊपर डिफरेंट तरीके से अरेंज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे उस अरेंजमेंट को क्या कह दिया है, नोडल टिश्यू कह दिया है। अब इस नोडल टिश्यू का एक पैच कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर कॉर्नर में ऑफ राइट एट्रियम। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, राइट अपर कॉर्नर में। ठीक है, किसके, राइट एट्रियम में। और इसको हम क्या कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड। यहाँ पे देखो डायग्राम भी देखते रहते हैं साथ साथ। तो ये रहा अपना साइनो एट्रियल नोड, कहाँ पे प्रेजेंट है, अपना राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में। ठीक है, आते हैं नीचे। अनदर मास नोडल टिश्यू का प्रेजेंट होता है कहाँ पे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, जो क्लोज होता है किसके, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एवीएन। अब क्या होता है, अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ये कंटिन्यू करते हैं कहाँ से, फ्रॉम एवीएन। अब इसको हम डायग्राम में साथ में देखते रहते हैं। तो ये रहा अपना डायग्राम। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा था अपना एसए नोड। एसए नोड के बाद आया अपना एवी नोड। एवी नोड को हमने क्या बोला था, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एसए नोड था अपना क्या, साइनो एट्रियल नोड। अब एवी नोड से क्या कंटिन्यू करता है, बंडल ऑफ फाइबर्स, जैसे कि हमने एनसीईआरटी में अभी पढ़ा था। तो अब देख सकते हैं ये जो अपना बंडल होता है इसको हम क्या कहते हैं, एवी बंडल। साथ ही साथ इसका एक और इम्पॉर्टेंट नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कंटिन्यू करता है फ्रॉम एवी नोड से, और कहाँ तक जाता है, पासेस थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, और वहाँ पे एमर्ज करता है ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और डिवाइड करता है किसके अंदर, राइट और लेफ्ट बंडल के अंदर। तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। हम आते हैं सिंपली डायग्राम पे। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा अपना बंडल ऑफ हिस, यहाँ पे ये पूरा अपना बंडल ऑफ हिस है। तो ये यहाँ पे पहुंचा टॉप पे ऑफ वेंट्रिक्यूल्स, और फिर यहाँ पे ये डिवाइड करा किसके अंदर, राइट ब्रांच ऑफ बंडल हिस एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हिस। ओके, अब इस बंडल ऑफ हिस को एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, एवी बंडल। तो आप इसको एवी बंडल कह सकते हैं, लेकिन आपको बंडल ऑफ हिस भी यहाँ पे याद रखना है। अब फाइनली ये बंडल ऑफ हिस जो होते हैं ये फर्दर डिवाइड करते हैं और वेंट्रिकल्स को पूरा फाइबर्स के थ्रू कवर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये पूरे वेंट्रिकल वॉल के ऊपर फाइबर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, पुरकेंजी फाइबर्स। तो हमने क्या देखा, कैसे स्टार्ट हुआ सब, एसए नोड से। एसए नोड से हम गए एवी नोड पे। ठीक है, एवीएन लिख देते हैं, और एसएन। एवीएन नोड से हम गए एवी बंडल पे, और वी कैन से बंडल ऑफ हिस पे, और उसके बाद हम गए यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच पे। ओके, और फाइनली हम लास्ट गए अपना पुरकेंजी फाइबर्स पे। अब मैंने ये सीक्वेंस क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि कार्डियक इम्पल्स का कंडक्शन कहाँ से कहाँ पे होता है।
ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस जो है ऑल्टर करके दे देते हैं और करेक्ट सीक्वेंस पूछते हैं, ओके। इसलिए यहाँ पे हमने ये सीक्वेंस लिखा है। अब इसी डायरेक्शन में ये कह सकते हैं इसी सीक्वेंस के थ्रू अपनी कार्डियक इम्पल्स का ट्रांसफर होगा, और वो होगा कैसे उसको हम समझते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने देखो इस चीज़ को समझ लिया कि प्रोकेंजी फाइबर्स क्या होते हैं। द फाइबर्स अलॉन्ग विद राइट एंड लेफ्ट बंडल आर नोन एज बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस भी हमने समझ लिया था, ठीक है। अब होगा क्या, देखो कि अपना जो ये नोडल टिश्यू था, ठीक है, ये नोडल मस्कुलेचर जो था, इसके पास एबिलिटी होती है जनरेट करने की एक्शन पोटेंशियल, और वी कैन से सिंपली इम्पल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ये जनरेट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल। और कब जनरेट करता है, देखो क्योंकि राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, तो जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड एंटर करता है तो ब्लड के प्रेशर से उसकी वॉल्स की प्रेशर बेसिकली सेंस करके ये जनरेट करता है क्या, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसको ब्रेन के सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बेसिकली कैसा होता है, ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। और ऐसे हार्ट्स को हम क्या कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट भी कहते हैं, और ये हमें आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, रेगुलेशन वाले पोर्शन में। आगे पढ़ते हैं। तो जो अपना नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड होते हैं वो वैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स पे ऑफ नोडल सिस्टम, ठीक है। SAN यानी कि अपना साइनो आर्टेरियल नोड जो होता है वो जनरेट कर सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पल्स, और वी कैन से एक्शन पोटेंशियल कितने, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसी से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इससे ओरिजिनेट नहीं करेंगी तो आगे वो फॉरवर्ड भी नहीं होंगे, या कह सकते हैं कंडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपना ऐसे नोड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनिशिएशन ही यहीं से है। राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड आता है, ब्लड के प्रेशर को सेंस करके ये एक्साइट करती है। अगर ये खराब हो गई तो ये एक्साइट नहीं होगा, ठीक है, इसका एक्साइटमेंट नहीं होगा तो इम्पल्स का और वी कैन से जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, और फिर उसका कंडक्शन आगे नहीं होगा, और अपना हार्ट जो है बेसिकली वो हो जाएगा फेल, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पेस मेकर। क्यों, क्योंकि ये हार्ट के रिदम को मेंटेन करके रखता है, ओके। तो अपना जो हार्ट है, क्योंकि अब देखो 70 to 75 पोटेंशियल्स जनरेट हो रहे हैं पर मिनट, तो जाहिर सी बात है कि इतने ही टाइम का होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका एवरेज कितना बनता है, 72 बनता है। तो बेसिकली अपना यही क्या होता है, हार्ट रेट होता है। अपना हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, सिंपल। अब हमने ये तो समझ लिया कि कंडक्टिंग सिस्टम में कौन कौन से अपने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अब हम देखेंगे क्या कार्डियक साइकिल के अंदर कि बेसिकली जो कंडक्शन है ये कैसे इनिशिएट होता है, कह सकते हैं कैसे इसका ट्रांसफ़र होता है, कि ऐसे नोड से अपना AV नोड पे, फिर बंडल ऑफ हिस पे, और उस हिसाब से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे होता है, ओके। तो देखो कार्डियक साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक वो है सिस्टोल और एक है अपना यहाँ पे डायस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन सिंपली, एंड डायस्टोल का मतलब होता है क्या, रिलैक्सेशन। तो जब हम डायस्टोल की बात करेंगे डेट मीन्स कि हम क्या कह रहे हैं कि वो रिलैक्स कर रहे हैं, और सिस्टोल की बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्शन की, ओके। तो हम ये मानते हैं स्टार्टिंग में अपने चारों के चारों चेंबर्स जो हैं वो हैं रिलैक्स स्टेट में, और वी कैन से डायस्टोल स्टेट में। तो जब चारों के चारों चेंबर्स रिलैक्सेशन स्टेज पे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। अब इस केस में क्या होगा कि अपनी ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वेव ये ओपन रहती हैं, ठीक है। अब ब्लड जो है कहाँ से, फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा, ये फ्लो करता है किसके अंदर, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर। किसके थ्रू, लेफ्ट एंड राइट एट्री। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं इसको समझते हैं हम डायग्राम की हेल्प से। अब देखो यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे लेबल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये देखो कि ये जो है अपना दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम। तो ब्लड जो होता है अपना लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है वाया पल्मोनरी वेन, ओके, और राइट एट्रियम के अंदर आता है किसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू। तो जॉइंट डायस्टोल के केस में अपने जो ये वेल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से थे ये, ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वेल्स जो हैं ये रहते हैं ओपन। तो ब्लड डायरेक्टली एट्रिया से आ जाता है किसके अंदर,
वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, ये था अपना जॉइंट डायस्टॉल का केस। इतना पोर्शन हमें समझ में आ चुका है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि सेमीलूनर वेव्स अपनी कौन सी होती हैं? वही पल्मोनरी और आउटिक वेव, ठीक है, वो होती हैं क्लोज स्टेज पे। ओके, अब क्या होता है कि SA नोड ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का। अब इसी को हम क्या कहते हैं? एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। अब अपना जो रिमेनिंग 30% ब्लड होता है वो एंटर कर जाता है किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर वाया दिस कॉन्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखो एक बारी डायग्राम पे आते हैं वापस। तो जब जॉइंट डायस्टॉल होता है तो अप्रॉक्सीमेटली अपना 70% ऑफ ब्लड ऐसे ही आ जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। रिमेनिंग 30% जो यहाँ पे बचा होता है वो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका? एट्रियम का, तो 30% भी आ जाता है। दैट मीन्स कि टोटल अपना 100% ब्लड यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब आगे क्या होगा? तो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, जनरेट कैसा होता है? वो ब्लड के प्रेशर को सेंस करके ऑफ एट्रिया। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था अब वो पास में जाएगा किसके? AV नोड के। ठीक है, हमने देखा था SA नोड से कहाँ पे जाता है? AV नोड पे। AV नोड से जाएगा वो AV बंडल पे, और वहाँ से बंडल ऑफ हिस जो है उसको पूरे लेके चले जाएंगे कहाँ पे? वेंट्रिकुलर्स की मसल्स के पास। इसके थ्रू या कह सकते हैं इस वजह से क्या होगा? वेंट्रिकल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इस टाइम पे अपना एट्रिया जो होते हैं उसके अंदर होता है डायस्टॉल। तो हम कह सकते हैं कि भैया एट्रिया का जो डायस्टॉल है वो कॉन्साइड करता है किसके साथ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ। सिंपल सी बात है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है तो उस वजह से प्रेशर होता है इंक्रीज किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर, जिस वजह से अपने जो ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वेव है वो क्लोज कर जाते हैं। अब ये क्यों क्लोज करते हैं ये हमने पहले बताया था, ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। कहाँ से? वेंट्रिकल से एट्रिया के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर और फर्दर इंक्रीज करता है तो अपनी जो सेमीलूनर वेव्स कौन सी थी? जो अपना पल्मोनरी वेव, और वी कैन से पल्मोनरी वेव को जो गार्ड कर रही थी, और अपना आउटिक वेव जो आउटा को गार्ड कर रही थी, ये कर जाती हैं दोनों ओपन, और वी कैन से दे आर फोर्स्ड ओपन। इस वजह से अपना जो ब्लड होता है किसके थ्रू? वेंट्रिकल्स के थ्रू एंटर कर जाता है वेसल्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे। एक बार फिर से आते हैं हम डायग्राम पे। तो ये रहा अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाला फेस। यहाँ पे अब वेंट्रिकुलर्स जो होते हैं अपने ये करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जिस वजह से यहाँ पे देखो ये थी अपनी क्या? पल्मोनरी वेन जो ब्लड लेके जाती है कहाँ पे? लंग्स के पास। तो इसका जो पल्मोनरी वेल्व होता है ये कर जाता है ओपन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये था अपना आउटा जो ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे? बॉडी में। तो इसका भी वेल्व कर जाता है इस वेंट्रिकुलर प्रेशर की फोर्स से, और ब्लड जो है कर जाता है इसके अंदर एंटर। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड यहाँ पे एंटर कर जाता है और वेंट्रिकल्स का प्रेशर डिक्रीज करता है, अपने वेल्व्स जो है ये फर्दर फिर कर जाते हैं क्लोज्ड। ओके, और पूरा का पूरा हार्ट फिर से आ जाता है अपना जॉइंट डायस्टॉल वाली स्टेज पे। तो उसको हम आगे देखेंगे, पहले एक बारी NCERT पे फिर से आते हैं। तो देखो इन्होंने आगे भी वही लिखा है। अब वेंट्रिकल्स जो है अपने क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर जो है वो फॉल करता है तो अपने सेमीलूनर वेव्स कर जाते हैं क्लोज, ताकि फिर से बैक फ्लो ना हो ब्लड का वेसल से वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही अपने वेंट्रिकुलर प्रेशर और डिक्रीज करता है तो ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वेव फिर से खुल जाते हैं, और अपना जो ब्लड है वो फिर से आ जाता है कहाँ पे? वेंट्रिकल्स के अंदर। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि फिर से अपने जो वेंट्रिकल्स और एट्रिया होते हैं ये जॉइंट डायस्टॉल वाली स्टेज पे आ जाते हैं। अब एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है इनका टाइम, कि भैया अपना जो कार्डियक साइकिल है उसका टोटल ड्यूरेशन कितना होता है। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन तो नीचे बता रखा है, लेकिन कभी कभी हमसे पूछते हैं कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल सिस्टोल कितने टाइम का होता है, और जॉइंट डायस्टॉल जो है वो कितने टाइम का होता है। तो उसको यहाँ पे हम डायग्राम में मेंशन कर देते हैं। देखो अपना जो जॉइंट डायस्टॉल है ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.4 सेकेंड्स का। एट्रियल सिस्टोल जो होता है ये होता है अपना 0.1 सेकेंड्स का, एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है अपना ये होता है 0.3 सेकेंड्स का। और टोटल अपना कितना हुआ? 0.8 सेकेंड्स की होती है अपनी कार्डियक साइकिल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में पूछी गई है बहुत बारी। ओके, अब आगे मूव करते हैं। तो ये जो अपना सिक्वेंशियल इवेंट होता है हार्ट के अंदर,
ये बार बार साइकिल रिपीटेड होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। इसके अंदर क्या क्या होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स। अब जैसे कि हमने देखो ऊपर पढ़ा था कि 72 टाइम्स अपना हार्ट जो है वो बीट करता है, ठीक है, पर मिनट। तो अगर हम 72 को डिवाइड करेंगे पर मिनट से और वी कैन से 60 सेकंड से, तो अपना आंसर कितना आता है, 0.8 सेकंड्स। तो यहाँ से हमने ड्यूरेशन निकाल ली एक कार्डियक साइकिल की, ठीक है। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग एक कार्डियक साइकिल हर जो वेंट्रिकल होता है अपना, दोनों वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट, ये पंप करते हैं कितना, 70 ml ऑफ ब्लड। अब इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल, सिंपल। तो जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, नंबर ऑफ हार्ट बीट के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, कार्डियक आउटपुट। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 70 ml था। मल्टीप्लाई करें अगर इसको हम 72 से, तो अपना कितना आएगा, ये 5040 ml और अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से 5 लीटर। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है क्या, कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, सॉरी कार्डियक आउटपुट कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे इन्होंने यही डेफिनेशन दे रखी है कार्डियक आउटपुट की, क्या, कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट कितना होता है, 5000 ml और 5 लीटर, ठीक है। अब इंडिविजुअल जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि अपना स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर सके, जैसे कि कार्डियक आउटपुट, ठीक है, और वी कैन से स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है किसका, एथलीट का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है देन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है। तो डिपेंड करता है, जैसे कि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली 5 फोल्ड और वी कैन से 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम देखो अपनी कार्डियक का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स और वी कैन से नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल्स पर मिनट इंक्रीज कर जाती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपना जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ बचा है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करी गई है हार्ट के साउंड्स की। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हार्ट भी साउंड्स प्रोड्यूस करता है, तो बिल्कुल प्रोड्यूस करता है। और ये हार्ट के साउंड का प्रोडक्शन किस वजह से होता है, जब अपने हार्ट के वेल्व्स क्लोज करते हैं तो उनके क्लोजर से प्रोड्यूस होता है साउंड। तो जब अपना फर्स्ट हार्ट साउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, लब, ठीक है। और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब अपने ट्राइकैप्सिड एंड बाइकैप्सिड वेव करते हैं क्लोज। सेकेंड हार्ट साउंड को हम कहते हैं डब, और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब अपने सेमीलुनर वेव्स करते हैं क्लोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इससे, तो ये आपको याद रखना है। एक और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में हम ज़रा समझते हैं। उससे पहले देखो, पहले एक बार फिर से लब और डब के बारे में समझ लेते हैं। लब हो गया यहाँ पे और डब, ठीक है। तो ये कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब हमारा ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड ये वेव्स जो हैं ये क्लोज करते हैं। अब इन वेव्स को हम एवी वेव्स भी कह सकते हैं, ठीक है, एवी वेव। क्यों, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। डब ये कब प्रोड्यूस होता है, जब अपनी सेमीलुनर वेव्स और वी कैन से पल्मोनरी एंड एओर्टिक वेव जो होती हैं ये क्लोज करती हैं। ओके, अपना जो लब होता है इसका ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग होता है, तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक प्रोड्यूस होता है। डब का साउंड शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे पिच की, तो ये लो पिच्ड होता है, और डब जो होता है यहाँ पे ये हाई पिच्ड होता है। अब ये पॉइंट्स हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा साउंड ज़्यादा देर तक प्रोड्यूस होता है, कौन सा साउंड का पिच कैसा होता है, इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन करा है, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है, एक है टर्म हार्ट मर्मर। अब ये हार्ट मर्मर क्या होता है, देखो बेसिकली अपने हार्ट्स में क्या होता है, कभी कभी वेल्व्स जो होते हैं, ठीक है, हार्ट के वेल्व्स ये कर जाते हैं डैमेज। अब इनके डैमेज करने की वजह से क्या होता है कि जब ये क्लोज करते हैं तो पूरी तरह से बेसिकली बैक फ्लो को रोक नहीं पाते। तो बैक फ्लो को रोक नहीं पाते, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये बैक फ्लो को रोक नहीं पाते पूरी तरह से। तो ब्लड जो होता है, ब्लड अपना लीक करता है बैक इनटू एट्रिया, अगर बात करें किसकी, एवी वेव्स की,
और इनटू वेंट्रिकल्स। कब? अगर बात करें हम सेमिलुनर वेव्स की, तो इस लीकेज ऑफ ब्लड से प्रोड्यूस होता है एक एबनॉर्मल साउंड। एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होता है किस वजह से? इस लीकेज ऑफ ब्लड से, और उसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट मर्मर कहते हैं। सिंपल सी बात है, हार्ट वेव्स डैमेज हो जाते हैं तो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड अपना लीक करता है बैक इनटू एट्रिया और वेंट्रिकल, और उस लीकेज की वजह से हार्ट में साउंड प्रोड्यूस होता है, एबनॉर्मल साउंड, उसी को हम कहते हैं हार्ट मर्मर। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि हार्ट मर्मर किस वजह से प्रोड्यूस होता है, तो डैमेज्ड हार्ट वेल्स की वजह से। सिंपल। आते हैं वापस एनसीईआरटी पे। तो अब अपना ये वाला टॉपिक भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ईसीजी के बारे में। ठीक है, फिर हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। हमने बस ये पढ़ लिया कि अपना जो ब्लड है वो फ्लो करता है कहाँ पे? लंग्स और हार्ट के बीच में, हार्ट और बॉडी के बीच में, इस वजह से डबल सर्कुलेशन। लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।